दो मुख्यमंत्री, दो विचारधाराएं और भारत के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ है ममता बनर्जी का मां माटी मानुष वाला फॉर्मूला, जो सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक राजनीति पर टिका है। तो दूसरी तरफ है हेमंत बिस्वा शर्मा का हिंदुत्व और विकास का असम मॉडल। ये सिर्फ दो नेता नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक प्रयोगशालाएं हैं। पर सवाल यह है कि 10 साल की राजनीति के बाद जब हम आंकड़ों के आईने में देखते हैं, तो कौन सा मॉडल सच में खरा उतरता है, ममता का फॉर्मूला या हेमंत का मॉडल? आज हम सिर्फ नारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों की गहराइयों में जाकर इन दोनों मॉडल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो राज्यों की, दो विचारधाराओं की और शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली दो अलग अलग रणनीतियों की। चलिए पता लगाते हैं। सोचिए उस पश्चिम बंगाल के बारे में जो कभी देश का बौद्धिक और औद्योगिक पावर हाउस हुआ करता था। फिर 2011 में एक बदलाव की बड़ी लहर आई। 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढहाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई और उनका नारा था मां माटी मानुष। ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक सोच का आधार था। ममता का फॉर्मूला मुख्य तौर पर दो खंभों पर खड़ा था। पहला, गरीबों और महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं, और दूसरा, राज्य की करीब 27% मुस्लिम आबादी पर केंद्रित एक खास राजनीतिक रणनीति। इसे आलोचक तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, तो समर्थक इसे सामाजिक न्याय का नाम देते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी स्कीमें। इनमें सबसे चर्चित है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसे अगस्त 2021 में शुरू किया गया। इस स्कीम में होता क्या है कि एक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में मिलते हैं। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा हो रहा है, जिससे उन्हें छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। गांव में तो ये योजना एक गेम चेंजर मानी जाती है। दूसरी बड़ी योजना है कन्याश्री प्रकल्प, जो 2013 से चल रही है। इसका मकसद लड़कियों को स्कूल से जोड़े रखना और बाल विवाह को रोकना है। इसके तहत 13 से 18 साल की अविवाहित लड़कियों को सालाना स्कॉलरशिप और 18 साल की उम्र में 25,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। इस योजना की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ममता के मॉडल पर सबसे बड़ा दाग औद्योगिक पिछड़ेपन और सिंडिकेट राज का लगा है। आलोचकों का कहना है कि मुफ्त की योजनाओं पर अंधाधुंध खर्च ने राज्य का खजाना खाली कर दिया है और विकास के लिए जरूरी पैसा बचा ही नहीं। सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट के विवाद के बाद से बंगाल में कोई बड़ा औद्योगिक निवेश नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि 2011 के बाद से हजारों छोटी बड़ी कंपनियां या तो बंद हो गई या बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में चली गई। हाल ही में सरकार ने 3 दशक पुरानी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना को भी खत्म कर दिया, जिससे उद्योग जगत में काफी नाराजगी है। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति पर भी सवाल उठते हैं। रामनवमी के जुलूसों पर रोक जैसे फैसलों से यह धारणा बनी कि सरकार एक खास वर्ग को खुश करने में लगी है। हालांकि उनके समर्थक इस बात को ऐसे रखते हैं कि ममता के राज में बड़े सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और सामाजिक सद्भाव बना रहा। कुल मिलाकर ममता का मॉडल एक ऐसा सुरक्षा जाल बुनता है जो सीधे सीधे एक बड़े वोटर वर्ग को फायदा पहुंचाता है और चुनावी जीत सुनिश्चित करता है। ये मॉडल राज्य के आर्थिक भविष्य, नए निवेश और नौकरियों पर एक बड़ा सवालिया निशाना भी लगाता है। चलिए अब बंगाल से निकलकर चलते हैं पूरब में, असम की ओर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का तरीका ममता से एकदम अलग है। अगर ममता की राजनीति कल्याण पर टिकी है, तो हेमंत की गाड़ी 2 पहिए है, पहचान और विकास। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, 2015 में बीजेपी में शामिल हुए और अपनी आक्रामक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनका असम मॉडल एक साफ सुथरी विचारधारा पर चलता है। हिंदुत्व
और असमिया पहचान की रक्षा, और साथ में विकास की तेज रफ्तार। इस मॉडल का सबसे चर्चित और विवादास्पद पहलू है पहचान की राजनीति। असम दशकों से अवैध घुसपैठ, बदलती आबादी के मुद्दे से जूझ रहा है। राज्य की लगभग 34% आबादी मुस्लिम है, जो देश में सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक है। हेमंत शर्मा और बीजेपी ने इसी मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। एनआरसी, जिसमें 2019 में करीब 19 लाख लोग बाहर हो गए, और सीएए कानून इसी पहचान की राजनीति के सबसे बड़े उदाहरण हैं। शर्मा अक्सर डेमोग्राफिक बदलाव के खतरे की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थानीय संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलना और 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव भी इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जाते हैं। इसी राजनीति ने बीजेपी को हिंदू वोटों को एकजुट करने में बड़ी कामयाबी दिलाई है। लेकिन हेमंत का मॉडल सिर्फ पहचान की राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा पहलू है विकास और कुशल शासन। शर्मा की छवि एक एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर जोर देते हैं। उनके कार्यकाल में असम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर नए पुलों का निर्माण हो या गुवाहाटी के चारों ओर रिंग रोड, काम तेज गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। शासन में सुधार के लिए मिशन वसुंधरा जैसी पहले शुरू की गई, जिनका मकसद जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करना और भूमिहीनों को जमीनों का अधिकार देना था। सरकार के मुताबिक इस मिशन के तहत लाखों भूमि विवाद सुलझाए गए। आलोचक हेमंत के मॉडल को समाज को बांटने वाला और अल्पसंख्यक विरोधी मानते हैं। उनका कहना है कि एनआरसी और सीएए जैसे नीतियों ने बंगाली मूल के मुसलमानों में डर और सुरक्षा का माहौल पैदा किया। मानव अधिकार संगठन भी डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल उठाते रहे। आलोचक ये भी कहते हैं कि पहचान की राजनीति अक्सर गरीबी और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। संक्षेप में, हेमंत का मॉडल एक टॉप डाउन अप्रोच है, जहां एक मजबूत वैचारिक रुख के साथ तेज रफ्तार विकास पर जोर दिया जाता है। ये मॉडल चुनावी तौर पर तो बेहद सफल है, लेकिन सामाजिक ताने बाने पर इसके असर को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं। चलिए अब दोनों मॉडलों को कुछ खास पैमानों पर आमने सामने रखकर देखते हैं कि 10 साल में कौन कहां खड़ा है। किसी भी राज्य की कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना उसकी अर्थव्यवस्था होती है। 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार बंगाल की जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करीब 18.8 लाख करोड़ रुपए है और इसकी विकास दर 10.5% रहने का अनुमान है। हालांकि बंगाल दशकों से बड़े औद्योगिक विनिवेश को तरस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां 1960 से 61 में देश की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 10.5% था, वहीं 2023-24 तक घटकर सिर्फ 5.6% रह गया। असम दूसरी तरफ भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बनकर उभरा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2025 के बीच असम की जीएसडीपी 45% की दर से बढ़ी, जबकि इसी दौरान राष्ट्रीय औसत 29% था। 2024-25 में असम की जीएसडीपी लगभग 6.43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, जो आम आदमी की खुशहाली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। एनआईटीआई आयोग के 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बंगाल की प्रति व्यक्ति आय असम से बेहतर थी, लेकिन हाल के वर्षों में असम ने तेजी से छलांग लगाई है। 2024-25 के अनुमानों के मुताबिक असम की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि बंगाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.54 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि दोनों ही राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, लेकिन असम ने बंगाल को इस रेस में पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक विकास और निवेश खींचने के मामले में आंकड़े साफ तौर पर हेमंत के मॉडल के पक्ष में है। असम की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, जबकि बंगाल औद्योगिक ठहराव से जूझता दिख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके हिसाब से एक राज्य के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के खाते में सीधा पैसा डालने वाली स्कीमें या फिर सड़कें, पुल और फैक्ट्रियां बनाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो कीजिए।
लेकिन सरकार का काम सिर्फ अर्थव्यवस्था चमकाना तो नहीं है, लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई, यह है हमारा दूसरा राउंड, सामाजिक कल्याण। इस मैदान में ममता का मॉडल बेहद मजबूत दिखता है। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाएं सीधे तौर पर करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को छूती है। ये स्कीमें न सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद देती हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा भी देती है। बंगाल सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा 2024-25 में 47,470 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर खर्च करती है। असम में भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका दायरा और तरीका अलग है। हेमंत सरकार का जोर योजनाओं के कुशल वितरण पर ज्यादा है। मिशन वसुंधरा के जरिए लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये बंगाल की डीबीटी योजनाओं की तरह हर महीने नकद मदद नहीं देता। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है, तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से बंगाल 0.637, असम 0.614 से थोड़ा बेहतर था, पर दोनों ही राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे थे। सीधे तौर पर लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने और एक सोशल सेफ्टी नेट बनाने के मामले में ममता का फार्मूला बाजी मारता दिखता है। उनकी योजनाएं एक बड़ी आबादी को सीधे फायदा पहुंचाती है। इस राउंड में ममता का पलड़ा भारी है। एक सुरक्षित समाज किसी भी विकास मॉडल की पहली शर्त है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर अक्सर राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। चुनाव के समय होने वाली हिंसा राज्य की एक पुरानी समस्या बन चुकी है। सिंडिकेट राज और वसूली के आरोप भी व्यापार के माहौल को खराब करते हैं। हालांकि जैसा पहले बताया गया, बड़े सांप्रदायिक दंगे यहाँ काबू में रहे हैं, जिसे सरकार अपनी सफलता मानती है। हेमंत सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई है। उग्रवाद पर लगाम, ड्रग्स के खिलाफ अभियान और अतिक्रम हटाने जैसी कार्रवाइयों ने उन्हें एक लौ पुरुष की छवि दी है। लेकिन एनआरसी और सीएए को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों ने कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां भी पैदा की है। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो हिंसक अपराधों की दर असम में बंगाल से ज्यादा रही है, जो एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। ये राउंड एक तरह से टाई है। बंगाल राजनीतिक हिंसा से परेशान है, तो असम में पहचान की राजनीति से पैदा हुआ तनाव है। हेमंत शर्मा की छवि सख्त है, लेकिन दोनों ही मॉडल इस मोर्चे पर पूरी तरह सफल नहीं कहे जा सकते। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य किसका है? कौन सा मॉडल लंबा चलेगा? ममता का कल्याणकारी मॉडल चुनावी तौर पर बेहद सफल है, लेकिन ये आर्थिक रूप से कितना टिकाऊ है, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य पर बढ़ता कर्ज और नए निवेश की कमी इस मॉडल के भविष्य पर सवाल खड़े करती है। यह मॉडल गरीबी को मैनेज करने में मदद तो करता है, पर क्या ये गरीबी को खत्म करने का रास्ता बना सकता है? हेमंत का विकास और पहचान का मॉडल तेज आर्थिक विकास का वादा तो करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसकी बांटने वाली राजनीति। क्या एक समाज जो अंदर से बटा हुआ है, वो लंबे समय तक शांत और समृद्ध रह सकता है? पहचान की राजनीतिक सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है, जिसका असर भविष्य में विकास पर भी पड़ सकता है। भविष्य की राह दोनों के लिए चुनौतियों से भरी है। ममता के मॉडल पर वित्तीय संकट का खतरा है, तो हेमंत के मॉडल पर सामाजिक बिखराव का। एक टिकाऊ भविष्य के लिए दोनों को अपनी कमजोरियों से पार पाना होगा। तो आखिर 10 साल की इस दौड़ में जीता कौन, ममता का फॉर्मूला या हेमंत का मॉडल? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत का मतलब क्या समझते हैं। अगर आपके लिए सफलता का मतलब सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबों तक सीधी वित्तीय मदद पहुंचाना है, तो ममता का मॉडल जीतता हुआ दिखता है। उनकी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया है, भले इसकी कीमत आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार से चुकानी पड़ी। लेकिन अगर आपके लिए सफलता का पैमाना तेज आर्थिक विकास, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बढ़ता निवेश और एक निर्णायक नेतृत्व है, तो हेमंत का मॉडल विजेता है। उन्होंने असम को एक पिछड़े राज्य की छवि से निकालकर एक गतिशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। भले इसके लिए उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेना पड़ा हो, सच तो यह है कि दोनों ही मॉडल अपने आप में अधूरे हैं। ममता का मॉडल याद दिलाता है कि विकास का फायदा जब तक आखिरी इंसान तक न पहुंचे, वो अधूरा है। वहीं हेमंत का मॉडल ये दिखाता है कि बिना आर्थिक तरक्की के कल्याणकारी योजनाएं लंबे समय तक नहीं चल सकती।
क्योंकि पैसा आखिर में अर्थव्यवस्था से ही आता है। शायद एक आदर्श मॉडल इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है, एक ऐसा मॉडल जो हेमंत की तरह विकास पर जोर दे लेकिन ममता की तरह कल्याणकारी भी हो। पर यह तो हमारा एनालिसिस था, असली जज तो आप हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक सफल राज्य का मतलब क्या है, और इन दोनों में से कौन सा मॉडल भारत के भविष्य के लिए बेहतर रास्ता दिखाता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार खुलकर शेयर करें। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।